नमस्कार, मैं जगदीश सिंह चगारा आज फिर एक नई वीडियो के साथ 8वीं कक्षा के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारे अतीत भाग नंबर 3 का सेकंड चैप्टर है, उसके कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन हैं वो करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वाणिज्यिक कंपनियां क्या होती हैं या वाणिज्यिक कंपनियों से क्या अभिप्राय है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कंपनियां चीज़ों को सस्ती कीमतों पर, सस्ते दामों पर, सस्ते मूल्यों पर खरीदकर महंगे दामों पर, अधिक कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाती है। इसको वाणिज्यिक कंपनियां कहते हैं, व्यापारिक कंपनियां कहते हैं। भाई कोई भी कंपनी है वो सस्ती दरों पर चीज़ों को खरीदती है और महंगे दामों पर बेचती है। तो इस प्रकार का जो ये व्यवसाय है इसको हम वाणिज्यिक कंपनियां कहते हैं। दूसरा है, यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के क्या नतीजे निकले। देखिए, जो यूरोपीय कंपनियां थी जिनमें फ्रांस से भी आई, इंग्लैंड से भी आई, हॉलैंड से भी आई, डेनमार्क से भी आई, पुर्तगाल से भी आई, ये यूरोपीय देश थे। इनके देशों से अलग अलग कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए, और इनमें आपस में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी, उसके क्या नतीजे सामने आए, क्या उसके परिणाम निकले। यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में सामान लेने, वस्तु खरीदने के लिए आई तो जो भारत का बाजार था वो अधिक गर्म हो गया। अधिक गर्म होने का मतलब यहाँ चीज़ें महंगी बिकने लग गई और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। कीमतें तो यहाँ बढ़ गई। अब जो कंपनियों को मुनाफा मिलता था तो मुनाफा कम होता चला गया। पहले सस्ती दरों पर खरीदती थी, अब पहले एक ही कंपनी थी, फिर उसके बाद दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। सबको वो चीज़ें चाहिए थी, इसलिए कीमतें, कई ग्राहक हो गए, कीमतें बढ़ती चली गई। इससे जो उनको मुनाफा होता था, लाभ होता था, वो थोड़ा कम होता चला गया। इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी इस मुकाबले में कंपनियों को खत्म कर दें। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। देखिए, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, हॉलैंड वाले थे, डेनमार्क वाले थे। इनके बीच जब मुनाफा कम हुआ तो एक ही जरिया था। वो जरिया क्या था कि बाजारों पर कब्जा किया जाए, एकाधिकार किया जाए। और एकाधिकार कैसे हो, वो अपना दबदबा बनाने के लिए आपस में इनके बीच लड़ाइयाँ होनी जरूरी थी, युद्ध होने जरूरी थे, और इनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, जब भी अवसर की तलाश में रहते थे, भाई मौका मिलता, कोई सी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। मतलब हर कंपनी दूसरी कंपनी के प्रति, हर देश दूसरे देश के प्रति षड्यंत्र रचने को तैयार रहते थे। जहाज मिला, जहाज डुबो दिया, रास्ता रोक दिया, उसके जहाज पर अधिकार कर लिया, तो अनेक रुकावटें खड़ी कर दी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, सैनिकों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। आपने क्वेश्चन में पढ़ा, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी व्यापारिक कंपनियों के बीच मुकाबला क्या था, इसमें कारण क्या था। मुख्य बात थी व्यापार, व्यापार किस तरह किया जाए। और जब व्यापार किया गया तो अनेक कंपनियां आ गई। अब मुनाफा कम होने लगा, भारतीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली गई। इन वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए और मुनाफा अधिक कमाने के लिए, लाभ अधिक कमाने के लिए इन यूरोपीय कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई।
और इस स्तर तक आ गए कि उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उनके माल को लूट लेते, जहाज को डुबो देते, जहाज को रोक लेते। मतलब हर देश दूसरे देश के प्रति, हर कंपनी दूसरी कंपनी के प्रति षड्यंत्र रच रही थी। और उन्होंने ये सब जो किया वो हथियारों के बल पर किया, सैनिक मदद के जरिए किया और अपनी किलेबंदी स्थापना शुरू कर दी। और हालात ऐसे हुए कि भारत के अंदर ये कंपनियां एक अखाड़े में उतर गई। जिस तरह दो पहलवान अखाड़े में आ जाते हैं, उनमें मल्ल युद्ध होता है, उसी तरह इनमें भी ऐसा ही हुआ। और अंत में अंग्रेज जो थे इन पर भारी पड़े और फ्रांसीसियों को भी, पुर्तगालियों को भी, हॉलैंड वालों को भी, डेनमार्क वालों को भी, सबको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा और अब अपने अलग अलग उपनिवेश स्थापित कर दिए। इस तरह हमारा एक छोटा प्रश्न फिर है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई? हमारी पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली नदी कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ बसा है? हुगली नदी के किनारे। किस वर्ष में कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया? दीवान समझ गए थे आपने बक्सर का युद्ध पढ़ा था। और बक्सर के युद्ध में आपको पता है कंपनी को भूमि कर इकट्ठा करने का कार्य कब सौंपा गया? तो 12 अगस्त सन 1765 को शाह आलम मुगल सम्राट द्वितीय और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते में कंपनी जो थी अब बंगाल की मालिक बन गई, अर्थात बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। एक रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट का क्या कार्य था? उसे भारतीय रियासतों में क्यों तैनात किया गया? आपने क्वेश्चन पढ़ा था, सहायक पर था। सहायक संधि क्या थी? तो उसमें एक शर्त थी, जो भी भारतीय राजा नवाब इस संधि को अपनाएगा उसे अपने राज दरबार में एक रेजिडेंट रखना होगा। तो ये रेजिडेंट क्या था? क्या उसका कार्य था? रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट को भारतीय रियासतों में तैनात किया गया था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देते थे। एक अंग्रेजी अधिकारी होता था, राजाओं के दरबार में रखा जाता था। वहाँ पर होने वाली हर गतिविधि का, कहाँ पर होने वाली गतिविधि? राजा के दरबार में। उनकी सारी सूचना अंग्रेज अधिकारियों तक पहुँचा देता था। ये रेजिडेंट का कार्य था। टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? टीपू सुल्तान 10 दिसंबर सन 1782 को टीपू सुल्तान जो था, जब उसके पिता हैदर अली की मृत्यु 10 दिसंबर सन 1782 को हुई, कुछ इतिहासकार कैंसर के कारण कहते हैं, कुछ बुखार हो जाने के कारण कहते हैं, उस समय मैसूर का दूसरा युद्ध चला हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह राजगद्दी पर बैठा सन 1782 में और 1799 तक मैसूर का शासक रहा और अंत में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। वैसे ही हमारे पास छोटा प्रश्न फिर है, अंग्रेज और मराठों के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? मराठों के बारे में जानते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाला छत्रपति शिवाजी था और अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच लड़ाई हुई। अंग्रेज और मराठों के बीच पहला युद्ध सन 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। मतलब न अंग्रेजों की विजय हुई न मराठों की विजय हुई। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अर्थात ये लड़ाई, जो दूसरी लड़ाई हुई, उसमें इन अंग्रेजों ने दिल्ली तक
का जो क्षेत्र था मराठों से छीन लिया। अंततः 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की पूरी ताकत को अंग्रेजों ने कुचल दिया और मराठे कमजोर पड़ते चले गए। कल भी मैंने आपको नए क्वेश्चन कराए थे। कल फिर आप एक नई वीडियो के लिए हाजिर होंगे। तब के लिए आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।